अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है 9th चैप्टर न्यूट्रिशन का। टॉपिक है फेरेंक्स एंड इसोफेगस। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी किया था और इसके एसेसरी ऑर्गन्स में हमने देखा था स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैंक्रियाज, लीवर वगैरह होते हैं। और उसमें हमने पहला टॉपिक उसमें एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी किया था कि ओरल कैविटी क्या चीज़ होती है। आज हमने देखना है फेरेंक्स क्या है, इसोफेगस क्या चीज़ होती है। फेरेंक्स में हमने उस दिन भी देखा था, लास्ट टॉपिक में भी हमने स्टडी किया था कि जो फेरेंक्स है ये कहाँ पे होता है कि आपके जो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एरिया होता है हमारे माउथ के बैक साइड पे ओपन एरिया है, उसको आप कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, फेरेंक्स। इसमें हम कह सकते हैं कि ये ओपन एरिया है कहाँ पे, एट द बैक ऑफ माउथ कैविटी पे जो बैक साइड पे जो ओपन एरिया आ जाता है उसको आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, आपका फेरेंक्स। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो फेरेंक्स है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज बोथ फॉर एयर एंड फूड। ये एक कॉमन वे है, एक कॉमन पैसेज है जिसमें हम कहते हैं कि फूड भी इंटर हो सकती है और एयर भी इंटर हो सकती है। कि अगर हम इसमें हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो हम इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि ये आपका नेज़ल कैविटी है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं ये आपका क्या है, फेरेंक्स है। फेरेंक्स मतलब यहाँ से एयर भी इंटर हो रही है और यहाँ से आपकी फूड भी इंटर होगी। तो ये आपके पास एक कॉमन पैसेज है, कॉमन जगह है, कॉमन वे है जहाँ से फूड और एयर दोनों इंटर करेंगे। इस वजह से आप इसको कहते हैं कि फेरेंक्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि जो ही फूड आप कहते हैं कि फेरेंक्स में इंटर होती है उसके रेडीली फूड क्या हो जाएगी, आपने ट्रांसफ़र कर देनी है अगले स्टेप में इसोफेगस में। तो आप उसमें कैसे इंटर करते हैं कि जो ही यहाँ पे फूड आती है तो इसमें देखें यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे दो पाइप्स बन जाते हैं। ये दो पाइप्स, एक को आप कहते हैं फेरेंक्स नेक्स्ट दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक को आप कहते हैं इसोफेगस और जो दूसरा पॉइंट है इसको आप कहते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप। कि एक जो है वो फूड का पाथवे है, दूसरा जो है वो एयर का पाथवे है। यहाँ पे जब आपने फूड को यहाँ से इसोफेगस के अंदर इंटर करवाना है तो क्या होगा कि जो ही आपने फूड को स्वालोड करना है तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। फेरिक्स के अंदर यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख लें कि एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या चीज़ है, एपिग्लॉटिस एक ढक्कननुमा चीज़ होती है जिसमें जब आपने फूड इसोफेगस में इंटर करनी होती है, फेरेंक्स से आपने फूड मूव करवानी है तो क्या होगा कि ये जो ढक्कन है ये किस साइड पे आ जाएगा, जो आपकी फूड जो आपकी विंड पाइप है जो एयर वाली साइड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्लैप इस साइड पे मूव कर जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से। तो मतलब ये जो एयर का पैसेज है ये क्लोज हो जाएगा और आपकी फूड कहाँ पे चली जाएगी, आपके इसोफेगस में। और जब आपने ये फूड यहाँ से मूव कर देती है तो ये एपिग्लॉटिस दोबारा से अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाता है। इसलिए इसका मूविंग यहाँ पे क्यों होती है कि अगर ये एपिग्लॉटिस मूव ना करे तो आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके ट्रेकिया में मतलब आपकी विंड पाइप के अंदर जा सकते हैं और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास एसोफेगस क्या चीज़ है। एसोफेगस में आप कहते हैं कि एसोफेगस लास्ट एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूब लाइक पोर्शन है जो किस चीज़ से बना होता है, मसल से बना होता है। अगर आप एसोफेगस को देखें तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो किस चीज़ से बनी होती है, मसल से बनी होती है। यहाँ पे भी आप देखें कि अगर आप इसी स्ट्रक्चर को नेक्स्ट एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्यूबुलर पोर्शन, इसको आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, एसोफेगस है। इसको आप नाम देते हैं, ये आपके पास एसोफेगस वाला पोर्शन आ जाता है। अब इस एसोफेगस से आपने फूड को कैसे मूव करवाना है कि फेरेंक्स के बाद फूड आ जाती है एसोफेगस में, ये मस्कुलर पोर्शन है। अब क्या होता है फूड यहाँ से मूव कैसे करेगी, नीचे की तरफ कैसे जाएगी कि यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, आपको पहले बताया कि जो एसोफेगस होता है ये मसल से मिलकर बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह से ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से रिलैक्स करेंगे, नेक्स्ट दोबारा यहाँ से फिर कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये इस तरह से फूड यहाँ से वेव लाइक कंट्रैक्शन की फॉर्म में मूव करती है। ये जो वेव्स बनती हैं इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या चीज़ है, पेरिस्टालसिस। कि फूड मूव करती है
वेव्स की फॉर्म में, इसको आप कहते हैं कि यहाँ से ये फूड बोलस अगर आ रहा है तो यहाँ से ये इस वेव कंट्रैक्शंस की फॉर्म में रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से फूड मूव करती है। इस चीज़ को आप कहते हैं पेरिस्टालसिस, और देन फूड कहाँ पे पहुँच जाती है, आपके स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें फेरेंक्स और एसोफेगस के बाद, वो अगली चीज़ है कि आपका स्टमक। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है हमारे पास स्टमक। एसोफेगस के बाद जो अगला पॉइंट है वो होता है स्टमक। स्टमक की अगर आप डेफिनेशन करें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप कहते हैं कि स्टमक किस तरह से होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। जे शेप किस तरह से स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एसोफेगस एंड हो रहा है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं ये स्टमक का स्ट्रक्चर है, ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें कि स्टमक होता किधर है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पेट में होता है स्टमक, और ये होता किधर है कि हमारा जो डायफ्राम है उसके नीचे वाली साइड पे ये होता है स्टमक, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब स्टमक के अगर हम देखें तो इसके दो पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। दो पोर्शन होते हैं इसके, एक को आप कहते हैं कार्डियक पोर्शन, कार्डियक पोर्शन, और दूसरा आप कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। एक कार्डियक पोर्शन है, दूसरा पाइलोरिक पोर्शन है। जो पोर्शन एसोफेगस के बिल्कुल एंड होने पे रेडिली स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, कार्डियक पोर्शन। जो एसोफेगस के एंड होने पे रेडिली स्टार्ट हो जाता है उसको आप कहते हैं कार्डियक पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट पे शुरू होता है उसको आप कहते हैं ये कौन सा पोर्शन है, पाइलोरिक पोर्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आ जाती हैं कि यहाँ पे कार्डियक पोर्शन में और पाइलोरिक पोर्शन में दो स्फिंक्चर्स लगे होते हैं। स्फिंक्चर्स मतलब दो स्फिंक्चर्स लगे होते हैं। स्फिंक्चर्स को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि दो ढक्कन नुमा चीज़ें लगी होती हैं। जो यहाँ पे पोर्शन में, इस पोर्शन में होगा कार्डियक पोर्शन में जो स्फिंक्चर लगा होता है उसको आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्चर। जो यहाँ पे पाइलोरिक पोर्शन में जो स्फिंक्चर लगा हुआ है इसको आप कहते हैं ये कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्चर। अब इन दोनों स्फिंक्चर्स का काम क्या है कि ये कंट्रोल करता है, ये वाला जो कार्डियक स्फिंक्चर है ये फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है, जो फूड कहाँ से आ रही है, जो एसोफेगस से स्टमक में आ रही है। जो पाइलोरिक स्फिंक्चर है ये क्या करता है, ये मूवमेंट करवाता है फूड की फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होती है। ये तो आपने इसमें स्ट्रक्चर देखा कि स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब डाइजेशन किस तरह से होती है कि जैसे आपने ओरल कैविटी में देखा कि दो तरह से डाइजेशन होती है, एक होती है केमिकल डाइजेशन, दूसरी होती है मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ पे भी दो तरह से डाइजेशन होती है, एक को आप कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो किस तरह से होती है कि अगर हम देखें स्टमक का स्ट्रक्चर, तो स्टमक किस तरह से होता है, स्टमक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है मस्कुलर स्ट्रक्चर अगर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की, जो आपने फूड बोलस मूवमेंट करवाई है उसकी थोड़ी बहुत जो ब्रेकडाउन होगी उसको जो मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होगी, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, उसको आप कहते हैं ये कौन सी डाइजेशन है, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन में हम इसमें केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, इस वजह से आप इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में हमारे पास इसमें आ जाएंगे कि कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ सिक्रीशंस इन्वॉल्व होंगी। सिक्रीशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि सिक्रीशंस में हमारे पास आ जाता है जूसेस आ जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस आएगा, उसके बाद एंजाइम्स आ जाते हैं, और लास्ट पे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस, HCl, और देन हमारे पास आ जाता है इसमें एंजाइम्स।
एंजाइम्स में भी इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, वो हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक है इसमें एंजाइम, एक है दूसरी चीज़ है इसमें HCl, और तीसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस। अब इसमें देखें कि गैस्ट्रिक जूस अगर हम बात कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस में आ जाता है कि इसके अंदर होता है म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने कहा केमिकल डाइजेशन होती है गैस्ट्रिक जूस की वजह से, HCl की वजह से और एंजाइम की वजह से। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस क्या चीज़ है। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है म्यूकस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर होता है, एक चीज़ होती है म्यूकस, देन होता है पेप्सिनोजिन एंजाइम, और तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर HCl। अब अगर हम इसमें देखें कि जो हमारे पास HCl है, HCl क्या काम करता है? HCl क्या काम करता है कि HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में। ये जो हमारे पास एंजाइम है ये वाला, ये है पेप्सिनोजिन। ये असल में इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिवेट एंजाइम नहीं होता, ये इनएक्टिव एंजाइम है। अब जब HCl रिलीज़ होता है तो HCl का क्या काम है? HCl ने इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करना है किस में? पेप्सिन में। HCl का क्या काम है कि HCl पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, और पेप्सिन भी क्या चीज़ है? एंजाइम है। पेप्सिनोजिन भी एंजाइम है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। अब क्या होता है कि पेप्सिन की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि पेप्सिन ने कन्वर्ट करना है प्रोटीन्स को। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है कि हमारे पास प्रोटीन्स हों, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट कर देता है चेन फॉर्म में, मतलब एक लॉन्ग चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, जिसको क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं पेप्टाइड्स। कि अगर हम कह सकते हैं कि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में। पेप्सिन का क्या काम है कि ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स क्या चीज़ें हैं? पेप्टाइड लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, इसको आप कहते हैं पेप्टाइड्स। अब म्यूकस क्या चीज़ है? म्यूकस एक कवरिंग होती है, लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है HCl से मस्कुलर वॉल्स को। अब क्या है कि HCl का और क्या काम है? HCl मिक्स करता है या डिज़ाल्व कर देता है मिनरल्स को, और उसके साथ जितने भी बैक्टीरिया होंगे आपकी फूड के अंदर उन सबको किल कर देता है। मतलब यहाँ पे HCl के 2 काम हैं, एक पेप्सिनोजिन की कन्वर्जन करवाना, दूसरा मिनरल्स को डिज़ाल्व करना, और तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि बैक्टीरिया जितने भी होंगे आपकी फूड में, जितना भी बैक्टीरिया का कंटेंट है उस सारे को किल कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आप देखें कि म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस में हम कहते हैं कि म्यूकस एक मटेरियल होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल है, जो जिसका काम क्या है? जो इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका ड्रा कर लें स्टमक का, तो ये इस तरह से ये सेल्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है। यहाँ पे ये देखें, ये अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ये ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कह देते हैं यहाँ से रिलीज़ होता है HCl। म्यूकस यहाँ पे लाइनिंग में होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl से, और नीचे ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि स्टमक क्या चीज़ है, स्टमक के साथ हमने देखा कि इसके अंदर फेरेंक्स और एसोफेगस क्या चीज़ है। ये नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम ये स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।